गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज की वीडियो स्पेसिफिक होने वाली है जिसमें हम बात करेंगे टूरिस्ट वीज़ा के रिगार्डिंग। बहुत सारी क्वेरीज मेरे पास आई थी, तो आज हम बात करेंगे क्या प्रोसेस रहेगा, कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स हमें चाहिए होंगे, कैसे अपना फाइल हम स्ट्रॉन्ग बनाएंगे, क्या हमें एजेंट के थ्रू करना है या खुद से अप्लाई करना है। पूरा जो प्रोसेस है ना हम डिटेल में डिस्कस करेंगे, सो दैट जो आपके चांसेस ऑफ अप्रूवल रहेंगे वो 99% रहेंगे। अब अगर मैं अपनी बात करूँ तो मैं यहाँ पे आई थी टूरिस्ट वीज़ा से, ठीक है। और ऐसा नहीं था कि फर्स्ट टाइम मैंने अप्लाई किया और मेरा अप्रूव्ड हो गया। तो अच्छा खासा 1.5 महीना वेट करने के बाद फर्स्ट टाइम में मुझे पता चला कि मेरा वीज़ा जो है वो रिजेक्ट हो गया। और 2 रीज़न से मेरा रिजेक्ट हुआ था। पहला रीज़न इनसफिशिएंट बैलेंस और दूसरा रीज़न दे वर नॉट श्योर कि आई विल बी बैक टू इंडिया। अब बहुत ही कॉमन रीज़न है ये, एंड आई कैन अंडरस्टैंड कि कितना दुख होता है, क्योंकि आपने पहले अप्लाई किया, उसके बाद आप बायोमेट्रिक डेट के लिए वेट करते हो, उसके बाद फिर आपको 1-1.5 महीने बाद ही पता चलता है कि आपका वीज़ा रिजेक्ट हो गया। तो बहुत दुख होता है उस टाइम पे। एंड सेकेंड टाइम में अगेन मैंने अप्लाई किया और विद इन 15 डेज मेरा वीज़ा भी आ गया, अप्रूव्ड होके आया, एंड नाउ आई एम इन कनाडा। तो क्या मैंने किया, कैसे मैंने अपना केस स्ट्रॉन्ग बनाया, कौन कौन से एडिशनल डॉक्यूमेंट मैंने लगाए, किस एजेंट के थ्रू किया या खुद से ही मैंने अप्लाई किया, सारी चीज़ों को आज हम डिटेल से बताने वाले हैं, डिस्कस करने वाले हैं। और मुझे यहाँ पे ज्वाइन करेंगे प्रवीण, क्योंकि प्रवीण ने काफ़ी ज़्यादा हेल्प की मेरी वीज़ा अप्रूव्ड कराने में। सो लेट्स इन्वाइट प्रवीण। हाय प्रवीण। हेलो। हाय। हेलो फ्रेंड्स। तो आज हम पूरा डिटेल में बात करने वाले हैं, एंड आई एम डैम श्योर कि ये वीडियो आप लोगों के लिए बहुत ज़्यादा यूजफुल होने वाली है, क्योंकि मैं नहीं चाहती कि जिस चीज़ की वजह से मुझे बहुत ज़्यादा भटकना पड़ा, या हम लोगों ने ना जाने कितनी सारी वीडियोस उस टाइम पे चेकआउट की, कितने लोगों से कांटेक्ट किया। प्रवीण ने अलग एजेंट से बात की, मैं अलग एजेंट से बात करती थी, क्योंकि प्रवीण कनाडा में जल्दी आ गए थे मुझसे पहले, बिजनेस वीज़ा से आए थे और मैं इंडिया में ही थी। तो प्रवीण कनाडा में रहते हुए एजेंट से बात करते थे, मैं इंडिया से बात करती थी। और उसके बाद हमने फाइनली क्या किया कि मेरा वीज़ा अप्रूव्ड हुआ और अपने केस को हम स्ट्रॉन्ग बना पाए। कौन कौन से एडिशनल डॉक्यूमेंट हमने लगाए, क्या फीस रही, सब कुछ हम बात करने वाले हैं 1 by 1। पहली चीज़ कि आपको एजेंट के थ्रू जाना है या नहीं जाना। हाँ, बहुत बड़ा क्वेश्चन जो सबके दिमाग में रहता है कि, और इसमें ना बहुत सारे लोग जो अधिकतर करते हैं, हर कोई एजेंट के थ्रू जाना चाहता है, क्योंकि आधे लोगों को इसकी प्रोसेस के बारे में नहीं पता। आई टोटली एग्री। लेकिन कोई उतना हेडेक नहीं लेना चाहता कि सारी चीज़ें बनी बनाए मिल जाए, हाँ, तो ये वाली चीज़ें हैं। बट अगेन वो चीज़ कितनी बेनिफिट होती है, देखिए यूजुअली आप किसी वैसी कंट्रीज़ में जा रहे हो जैसे दुबई हो गया, इंडोनेशिया हो गया, जहाँ पे वीज़ा प्रोसेस उतना डिफ़िकल्ट नहीं है, वहाँ पे कोई प्रॉब्लम नहीं आती। बट जब आप बात करते हो यूएस की, कनाडा की, तो जितना मुझे समझ में आया यहाँ का जो प्रोसेस है वो बहुत ही थोड़ा है, मतलब आपको बहुत सारी चीज़ें खुद से देखनी पड़ती है, बहुत ईजी नहीं है। इवन आप ऐसे नहीं है कि बस आपने लगाया और आपका वीज़ा अप्रूव होके आ गया। रिजेक्शन रेट भी बहुत है ना। तो इस चक्कर में आई बिलीव कि अब दोनों चीज़ें हैं, या तो आप एजेंट के पास जाओ, बट लेकिन आपकी इन्वॉल्वमेंट बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि एजेंट आपका जो वीज़ा प्रोसेस है उसको इतना सीरियस नहीं लेगा। मतलब उनके पास 10 वीज़ा और हैं लगाने को, है ना। तो आपकी एक पर्टिकुलर फाइल में वो इतना काम नहीं करेंगे अनटिल अनलेस आपका कोई रिलेटिव ही है, तो है ना। तो ये सही में मतलब बहुत ज़्यादा मैटर करता है, क्योंकि आप खुद सोचो कि भाई आपने जिस एजेंट को पकड़ा है, ठीक है, उसके पास खाली आपकी एप्लीकेशन तो आई नहीं, उसके पास पता नहीं और 10-20 कितनी एप्लीकेशन पड़ी है। अब भाई आप उसके रिश्तेदार तो हो नहीं कि वो आपकी वाली एप्लीकेशन को थोड़ा प्रायोरिटी में देकर अच्छा सा कवर लेटर बनाएगा, आपके केस को स्ट्रॉन्ग बनाएगा कि भाई आपका वीज़ा अप्रूव है। उसको कोई फर्क नहीं पड़ता आपका अप्रूव हो रिजेक्ट हो, उसने अपनी फीस ली, अपनी तरफ से एक एप्लीकेशन उसने अप्लाई कर दी है। अब फिर वो आगे की बात है कि आपका मतलब अप्रूव्ड हो रहा है, रिजेक्ट हो रहा है। बट उसमें रिजेक्शन ज़्यादा आती है इसलिए क्योंकि कभी भी ना आप जब एजेंट से अप्लाई करवाते हो तो कभी उनसे मंगवा के देखना कि भाई आपने मेरा कवर लेटर कैसे बनवाया है, तो आपको खुद पता चल जाएगा कि वो कवर लेटर किस तरीके से बना के भेजना है। बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग नहीं होता है, इसी चक्कर में हमारे रिजेक्ट के ज़्यादा चांसेस रहते हैं। एक ड्रॉबैक और भी रहता है कि यूजुअली जब आप कोई वीज़ा के लिए अप्लाई करते हो तो आप एक बार आपने उनको पैसे दे दिए और वीज़ा उसने लगा दिया, तो आपको रहता है कि आप बीच में उनको डिस्टर्ब करते हो कि स्टेटस अपना वीज़ा प्रोसेस का स्टेटस जानने के लिए। वो उनके पास इतना टाइम नहीं कि बार वो अपना लॉगिन डालें और वो देंगे, तो उस चीज़ में भी थोड़ा एक इशू रहता है कि आप उतने, मतलब एक ये ड्रॉबैक रहता है कि वो इतनी जल्दी बताते नहीं है ना, उतना सही से फिर वो नहीं करते। हम लोग खुद कितना, मतलब जब मेरा अप्लाई किया था फर्स्ट टाइम पे, तो हमने
वीजा एजेंट के थ्रू किया था, प्रवीण के नॉन में वो एजेंट थे। स्टिल मतलब कभी भी मुझे अपना स्टेटस की हर किसी को चुल रहती है कि भाई क्या हुआ, क्योंकि 1 महीना बीत गया था, हर किसी को लग रहा है कि भाई कब आएगा आगे का प्रोसेस, क्योंकि अभी तो पासपोर्ट सबमिट करना है, आगे भी चीज़ें देखनी है। तो मैं हमेशा भी प्रवीण को बोलती थी, प्रवीण आगे एजेंट को बोलते थे, तो हर बार ऑब्वियसली वो आपके बार बार लॉगिन करके चेक नहीं करेगा। तो वो एक ड्रॉबैक लगता है कि अगर आपके पास खुद ही उसकी क्रेडेंशियल होती है तो आप खुद ही चेक कर लोगे ना फटाफट से, किसी एजेंट के पास या उससे बार बार नहीं पूछोगे भाई क्या हुआ, मेरा स्टेटस क्या हुआ। अगर आप एजेंट के थ्रू भी जा रहे हो, सारे डॉक्यूमेंट्स वो आपके अरेंज कर रहा है, वो चीज़ ओके, बट एटलीस्ट आपको सारी चीज़ें रिव्यू करनी है बहुत सही से अपना, मतलब बहुत आपकी इन्वॉल्वमेंट बहुत ज़्यादा ज़रूरी है इस आपको केस एक्टिव में, पार्टिसिपेट करना पड़ेगा पूरे प्रोसेस में, क्योंकि इस केस में इन कंट्रीज़ के लिए फाइल जो होती है वो बहुत स्ट्रांग होनी चाहिए, क्योंकि इनमें रिजेक्शन रेट बहुत ज़्यादा है। और इसमें एक चीज़ और कि अगर आपका रिजेक्ट हुआ ना, तो ऐसा नहीं है कि चलो आपका रिजेक्ट हुआ, आपने फिर अप्लाई किया, फिर रिजेक्ट हुआ, ये आपके आगे भी बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट डालता है। हाँ। आगे आप जब अप्लाई करते रहोगे ना, आपके चांसेस उतना कम होते चले जाएंगे, नॉट सिर्फ उस कंट्री के लिए, बाकी कंट्री के लिए हाँ। भी, क्योंकि पूरी हिस्ट्री चेक होती है भाई, किसने कितनी बार अप्लाई किया, कितनी बार इसका रिजेक्ट हुआ। तो लॉन्ग टर्म पर्सपेक्टिव से भी बहुत गलत असर इसका पड़ता है आपके पासपोर्ट पर। बिल्कुल, क्योंकि सारी चीज़ें ट्रैक होती हैं, आपका एक बार रिजेक्ट हुआ, दूसरी बार रिजेक्ट हुआ, तीसरी बार वो रिजेक्ट होना ही है, उनके पास रहता है कि भैया पहले के जो 2 ऑफिसर्स थे उन्होंने रिजेक्ट किया, तो कुछ ना कुछ रीज़न रहा होगा, एक है ना। दिमाग में आता है। तो इसलिए कोशिश करो कि फर्स्ट टाइम पे ही आप अपना फाइल इतनी अच्छी बना रहे हो कि रिजेक्शन ही ना हो। वन बाय वन अब हम बात करते हैं वीज़ा एप्लीकेशन के प्रोसेस के बारे में, कि इन केस अगर हमने एजेंट को चूज़ नहीं किया और हम खुद से अप्लाई करने हैं तो क्या प्रोसेस होगा, वो प्रवीण अब बताएंगे। क्योंकि मेरे ख्याल से अगर आप खुद से भरते हो, थोड़ा अच्छे से भर सकते हो, सारी चीज़ें स्ट्रॉन्ग बना सकते हो। सो लेट्स डिस्कस ऑन दिस। और सबसे बड़ी चीज़ कि जब आप खुद से करते हो, क्योंकि आई बिलीव कि एट द एंड आपको इन्वॉल्वमेंट खुद रहना ही है, तो बेटर कि आप खुद से फिल कर दो। उससे आप एक तो आपके पास अपने क्रेडेंशियल्स होते हैं, आप कभी भी स्टेटस दे सकते हो, और एजेंट की फीस बच जाती है। हाँ, और तो ये पैसा पता बचा है, रहे हो आप। हाँ, और एक चीज और इसमें ये ना हमें भरम लगता है कि भाई हमने देखो डॉक्यूमेंट तब भी आपको ही देनी है, सारी इन्फॉर्मेशन तब भी आपको देनी है, तो जब सब कुछ देना ही है आपको, तो एक थोड़ा सा काम और कर लो कि थोड़ा सा फिल भी खुद से कर लो, क्यों फालतू में, मतलब मेन है सारी चीजें ऑनलाइन है, बहुत कोई बड़े फॉर्म्स नहीं है जो आपको सबमिट करने हैं, बस कुछ चीजें हैं जो आपको जो देखते हुए चलनी है, कि आपको प्रॉपर डॉक्यूमेंटेशन होनी चाहिए, है ना। तो वो एट द एंड आपको वो भी आपसे मांगेगा, सबमिट करना है बस, है ना। तो वो चीज़ आप कर सकते हो। तो अब बात करते हैं कि आपको करना कैसे है। आप कनाडा की ही एम्बेसी की साइट में जाओगे, या VFS एक वो है जो बेसिकली इंडिया में वीज़ाज अप्रूव, मतलब एम्बेसी और आपके बीच में एक VFS एक थर्ड पार्टी कंपनी है जो बेसिकली आपका वीज़ा वो करती है ना। तो आप उनकी साइट में जाओगे, रजिस्टर करो, और वो आपसे पूछते हैं कि किस टाइप का वीज़ा आपको लगाना है, टूरिस्ट वीज़ा और स्टूडेंट वीज़ा या लॉन्ग टर्म वर्क परमिट वीज़ा। तो आप उसमें, क्योंकि यहाँ पे अभी हम टूरिस्ट वीज़ा की बात कर रहे हैं, तो वहाँ पे टूरिस्ट वीज़ा सेलेक्ट करो। वो आपसे पूछते हैं बेसिकली आपसे कि आपसे कुछ डिटेल्स लेते हैं कि आपको कितने दिन रहना है, क्या करना है, उसके बिहाफ पे वो सजेस्ट करते हैं कि आपको टूरिस्ट वीज़ा लगाना है। तो जब आप टूरिस्ट वीज़ा लगाने जाते हो, तो वो जब आप अपना आपको रजिस्टर करते हो बेसिकली, है ना, आपकी वो एक ID बना देते हैं, और वहाँ पे फिर आपका एक फॉर्म आता है जिसमें आपको सिंपली कुछ नहीं करना, आपको इनिशियली अपना आपको रजिस्टर करना है, आपको अपने डॉक्यूमेंट सबमिट करने हैं। अब डॉक्यूमेंट क्या क्या सबमिट करने हैं उसमें आ जाते हैं कि जैसे आपका पासपोर्ट की कॉपी हो गई, आधार कार्ड की कॉपी हो गई, आपकी 6 मंथ की पे स्लिप हो गई, 6 मंथ की आपकी बैंक स्टेटमेंट्स हो गई, आपकी 3 साल की पास्ट 3 इयर्स की ITR की कॉपी हो गई, वो भी बहुत ज़रूरी पॉइंट है ना। इसके साथ जो ये चीज़ें हो गई जो बहुत ही स्टैंडर्ड डॉक्यूमेंट्स हैं जो आपको सबमिट करने ही करने हैं, है ना। इसके अलावा एक मांगते हैं वो कवर लेटर, एक कवर लेटर होता है, उसमें आपको 5 पॉइंट बेसिकली कवर करने हैं, 5 या मतलब 3 से 5 पॉइंट होते हैं बेसिकली, कि आपकी पहले तो डिटेल्स हो गई, है ना, कि आप अब उसमें फिर सेकंड पॉइंट होता है कि आप क्यों जा रहे हो, आपको पूरी अपनी इटर्नी वहाँ पे मेंशन करना है, अपना पूरा ट्रिप प्लान करके बतानी है उनको कि क्यों जा रहे हो, ये रीजंस हैं XYZ, किस जगह में जा रहे हो वो मेंशन कर दो विद डेट्स की ये आपकी प्लानिंग है ना। सेकंड पॉइंट उसमें आता है कि आप तो मतलब इन शॉर्ट आपको बेसिकली उनको बिलीव दिलाना है कि भाई हम वहाँ पे शॉर्ट टाइम पीरियड के लिए जा रहे हैं, कुछ ओकेजन है तो इस ओकेजन को सेलिब्रेट करने के लिए जा रहे हैं, कि मेरा फैमिली का कोई मेंबर वहाँ रहता है, मेरा स्पाउस वहाँ पे है, या घूमने जा रहे हो बेसिकली, है ना, या घूमने जा रहे हो, ऐसा सिर्फ घूमने जा रहे हो, तो आपको
जो भी रीजंस हैं, XYZ Proper रीजंस उसको है, बताना उसको है। पूरा जस्टिफाई क्योंकि करना है कि मुझे इस देखो, रीजन से जा रहा हूँ। हाँ, क्योंकि जैसे हम कहीं घूमने भी जाते हैं, इंडिया में भी जाते हैं, तो हम पूरा प्लान बना के चलते हैं। अभी 5 दिन का हमारा प्लान है, पहले दिन हम यहाँ घूमने जाएंगे, दूसरे दिन यहाँ जाएंगे, तो आप प्रॉपर उनको बता दोगे ना, तो उनको एक लगेगा कि हाँ ठीक है, बंदा इधर उधर घूमने के लिए आ रहा है और वो एक शॉर्ट टर्म पीरियड के लिए ही आ रहा है। सेकंड पॉइंट इसी कवर लेटर में जो आपको मेंशन करना है वो करना है कि आप इतने सेल्फ सफिशिएंट हो कि आपके अकाउंट में या आपका जो जहाँ आप जो भी आपकी होम कंट्री है वहाँ पे आपकी इतनी वर्थ है कि आप इस ट्रिप को खुद से अफोर्ड कर पाओ, है ना। तो उसमें 2 चीज़ें आती हैं, या तो अगर आप टूरिस्ट जा रहे हो, है ना, एज ए टूरिस्ट जा रहे हो, कोई आपका रिलेटिव नहीं है वहाँ पे, कोई नहीं है, तो आपको जो आप होटल बुक करोगे या पहले से बुकड होगा या बुक करना है उसकी डिटेल्स डाल दो, है ना। क्योंकि अगर आप अभी आपका वीज़ा नहीं लगा तो मोस्ट लाइकली आपके पास होटल बुक नहीं होगा और आप नहीं करोगे, बट आप मेंशन कर दो कि भैया मैं इस होटल में रुकूंगा, ये मेरी प्लान्स हैं, आपको उसमें मेंशन करना पड़ेगा। फिर और अगर आपका कोई रिलेटिव है तो सबसे बेस्ट है आप उनका एड्रेस मेंशन कर सकते हो कि मैं कहीं स्टे का जो मेरा है अकोमोडेशन वो इन मेरे रिलेटिव के घर में है, तो आप उनकी डिटेल्स डाल सकते हो, उनका फ़ोन नंबर डाल सकते हो कि मैं इनके उसमें यहाँ स्टे करूंगा इतने दिन के लिए, है और ना? एक इनविटेशन भी अगर आप उनसे मंगवा सकते हो तो वो भी ऐड हो जाएगा आपके में, तो इनविटेशन उनसे मंगवा लो, वो भी अटैच कर लेना, एक और प्लस पॉइंट हो जाएगा। हाँ, इनविटेशन कि यहाँ पे आपकी- कोई अलग से कोई फॉर्म नहीं है, वो सिर्फ आपको अपना एक एक additional- लेटर दे देंगे लिख के हाँ। कि दिस पर्सन, ये मेरा एक रिलेटिव है, हाँ। मैं ये मेरे यहाँ पे रहेगा, दैट्स ऑल। अपनी हाँ। इन्फॉर्मेशन, अब वो हैं वो आपकी इन्फॉर्मेशन और अपनी इन्फॉर्मेशन, अपना एड्रेस, अपनी कॉन्टैक्ट डिटेल्स डाल सकते हैं, वो एक एड ऑन पॉइंट्स है ना, तो ये भी जरूरी है। सेम अप्लाई होगा स्पाउस के टाइम में भी, अगर आपका पार्टनर बाहर जॉब में है या बिजनेस वीजा में है या लॉन्ग टर्म कुछ भी है, बाहर रहता है और आपको अपने पार्टनर को बुलाना है शॉर्ट टाइम पीरियड के लिए, तो आप एक इनविटेशन लेटर अपने पार्टनर के लिए दे सकते हो जिसको वो अटैच कर देगा डॉक्यूमेंट। जैसे मैंने जब शालिनी का करवाया था तो इनके टाइम पे मैंने अपने साइड से एक बाद में जब फर्स्ट टाइम तो हमने इतना कुछ किया नहीं था क्योंकि एजेंट ने जो बताया हमने वो किया, वो रिजेक्ट हो गया। फिर सेकंड टाइम पे हमने खुद से फिल किया था, तो उस टाइम पे मैंने अपने साइड से अपनी जहाँ पे मैं स्टे कर रहा हूँ उस अपार्टमेंट का एड्रेस, अपने यहाँ का नंबर, ये सारी डिटेल्स, एक अलग से एक लेटर अब अपार्ट फ्रॉम दिस कवर लेटर है ना, एक अलग से लेटर में वो उसमें सबमिट कर दिया था, है ना। तो वो बेसिकली ये प्रूफ हो जाता है कि आपका स्टे का जो है सॉर्टेड है बेसिकली। अब जिन लोगों का कोई रिलेटिव नहीं रहता है ना, उस केस में आपको अपना इनकम और अपना बैंक बैलेंस, कितना आप करेंसी, कितनी अमाउंट आप प्लान कर रहे हो यहाँ पे लाने का, है ना। और इस चीज़ को प्रूफ करने के लिए क्योंकि आपको उनको ये कन्विंस करना है कि आप इतनी वर्थ हो, आपके पास इतना पैसा है कि आप इतने दिन वो अपनी पूरी ट्रिप बेसिकली अफोर्ड कर पाओगे, है ना। क्योंकि आपका यहाँ से तो कोई है नहीं, आप मतलब कोई यहाँ रह नहीं रहा, कुछ नहीं कर रहा, आप खुद आप अपनी ट्रिप को प्लान कर रहे हो, क्योंकि आप उनको बताते हो कि आपकी ट्रिप जो है ये खुद आप सेल्फ फंडेड है, कोई आपको फंड नहीं दे रहा, है ना। तो उसमें आपको अपनी बैंक बैलेंस, लेकिन बैंक बैलेंस भी कैसे दिखाना है, कोई सीए हायर करो, आपकी प्रॉपर्टी हो, अगर कोई आपके पेरेंट्स के नाम पे हो या आपके नाम पे हो, कोई जितनी भी प्रॉपर्टीज हैं, बैंक बैलेंस, एफडी सीए को हायर करो, वो एक इवेल्यूएशन शीट बना देता है बेसिकली, और उसमें सीए के साइन होते हैं, और वो फिर एज अ प्रूफ आप यहाँ सबमिट करते हो कि ये मेरी इनकम है, इतनी मेरी टोटल वर्थ है, तो और मैं इतना अमाउंट इस ट्रिप के लिए अलग निकाल रहा हूँ। सीए की जो इवैल्यूएशन शीट है उसमें भी आपका वो हाईलाइट होना चाहिए कि इतनी अमाउंट मेरे पास पड़ी है, उसमें से मैं इतना अमाउंट यूज करूंगा अपने ट्रिप के लिए। हाँ, और ये इसमें बहुत एक जरूरी चीज है। आपको और जो बहुत ही कॉमन रीजन है ना रिजेक्शन का, वो कवर हो जाएगा कि एक जो रीजन आता है कि दे आर नॉट श्योर कि तुम वापस आओगे। तो जब आप सीए की रिपोर्ट सबमिट करोगे ना और ये दिखाओगे कि भाई इंडिया में मेरे पास अच्छी खासी प्रॉपर्टी है, मेरे पास कार, जमीन, जायदाद जो है, मतलब मेरा पैसा इन्वेस्टेड है इंडिया में, सो ऐसा नहीं है कि मैं इतना सारा पैसा मेरा इंडिया में मैंने इन्वेस्ट किया हुआ है तो वहाँ पे जाके परमानेंटली सेटल डाउन हो जाऊँ। कहीं ना कहीं एक टाइम के बाद मुझे इंडिया ही आना, यहीं पर मेरी सारी चीजें हैं, तो ये उसको भी जस्टिफाई कर देगा। क्योंकि सबसे जो रिजेक्शन का जो बहुत ही जनरल रिजेक्शन का इनका रीजन है वो यही होता है कि वो कन्विंस नहीं हुए कि आप वापस आओगे या आप इस ट्रिप को अफोर्ड कर पाओगे, है ना। आपका अकाउंट या जो सीए इवैल्यूएशन इसलिए जरूरी है सो दैट कि आप उनको ये कन्विंस करो कि आप इतने हो कि आप यहाँ पे अफोर्ड कर पाओ, इस ट्रिप को अफोर्ड कर पाओ, और आपका लिंक भी है इंडिया में कि आप वापस आओगे, आपकी प्रॉपर्टी है,
फैमिली बैकग्राउंड है, पूरा एक आपने प्रॉपर्टीज लैंड्स हैं, तो उससे क्या होता है कि आप एक लिंक स्टैब्लिश कर लेते हो कि आपकी इंडिया में अच्छी खासी डिपेंडेंसीज हैं अभी, तो आपको वापस आना ही है। आपको ये भी बताना पड़ता है। अच्छा, ये एक पॉइंट हो गया सीए वैल्यूएशन का, जिसमें आप लिंक कर रहे हो, है ना। इसके अलावा कुछ आपको अपने सेंटिमेंट्स डालने पड़ते हैं, क्योंकि है ना, क्योंकि उसमें एक पॉइंट आपको हाईलाइट करना है। जैसे अभी हमारे जो पॉइंट्स हुए, फर्स्ट की आपकी इन्फॉर्मेशन, है ना, आप आओगे, आपकी पूरी इटर्नी हो गई, ट्रिप डिटेल्स हो गई कि आप इतने दिन के लिए आओगे, ये प्लान्स हैं आपके इस रीज़न से, चाहे शादी में आना है या किसी सिर्फ घूमने आना है, तो 7 डेज़ की आपने इटर्नी डाल दी। एक पॉइंट ये हो गया, है ना। सेकंड पॉइंट आपका इवैल्यूएशन से रिलेटेड हो गया कि आप ये सेल्फ फंडेड है, आप इतना प्लान कर रहे हो, इतना बजट है आपका, है ना, ये आपने दिखा दिया। थर्ड पॉइंट में आपको ये भी मेंशन करना है उसमें कि आपको उनको एक पॉइंट स्पेसिफिक मेंशन करो कि मुझे वापस आना है, मेरी इंटेंशन क्लियर है कि मुझे वापस इंडिया आना है है ना। तो उसमें आपको वो बताना पड़ता है कि लेट्स से आप पेरेंट्स के साथ रहते हो, है ना, उनकी आप पे डिपेंडेंसी है, वो आप पे डिपेंडेंट है, तो आपको उनका टेक केयर करने के लिए इंडिया वापस आना है इस ट्रिप में। आप कोई प्लान नहीं कर रहे कि वहीं पे सेटल हो जाना है, या क्योंकि हम आज मतलब अब पहले आई गेस पास्ट में, आजकल तो फिर भी कम हो गई, बट पहले इंडियन थोड़े डंकी मारते थे तो उस चक्कर में थोड़ा सा रिजेक्शन रेट बहुत ज्यादा है, तो इंडियन के बहुत ज्यादा रिजेक्ट इवन शालिनी का भी जो पहला जो अटेम्प्ट था वो रिजेक्ट ही इस रीजन से हुआ था कि वो कन्विंस नहीं हो पाए थे कि ये वापस आएगी, है ना, तो कि यही ना बच जाए कहीं पे, है ना। तो उनको ये कन्विंस, ये पॉइंट स्पेसिफिक कवर लेटर में मेंशन होने चाहिए कि आपको वापस आना है। तो आप उनको बताते हो अपने रिलेशंस, फैमिली के साथ, आपकी जो प्रॉपर्टी है, मुझे उनको भी टेक केयर करना, और मैं वेल स्टैब्लिश्ड हूँ कि मुझे वापस इंडिया आना, मेरे कोई इंटेंशन नहीं है कि मैं वहीं पे गायब हो जाऊंगा। सारी चीजें ना आपकी फाइल को स्ट्रांग बनाएगी, तो मतलब कहीं ना कहीं जो आपके अप्रूवल के चांसेस है वो बढ़ जाएंगे, और लिटरली बढ़ जाते हैं। क्योंकि यही सारी चीजें ना आप कभी भी देखना, जो जिस एजेंट से आपने कभी अप्लाई करवाया हो अपनी एप्लीकेशन, उनसे मंगवा के देखना, खुद पढ़ना कि उन्होंने कितना पॉइंट्स लिखे हैं, आपको डिफरेंस खुद समझ में आ जाएगा भाई क्यों मेरी एप्लीकेशन जो है वो रिजेक्ट हुई। दूसरी गलती जो मेरे केस में हुई थी वो ये अकाउंट बैलेंस का, कि भाई इनसफिशिएंट बैलेंस है। इसमें मैंने गलती क्या की, ये तो सब बताते थे कि भाई आपको अपने अकाउंट में एक लिमिटेड पैसा है, 10 लाख मान लो है, कि आपको दिखाना है, सो दैट जब भी आपकी बैकग्राउंड चेकिंग होगी तो उनको दिख जाए बंदे के पास पैसा है, वो इस एक्सपेंसिव कंट्री में आ भी सकता है, घूम सकता है। लेकिन अब मेरे साथ क्या गलती हुई कि मैंने अपने अकाउंट में पैसे डाले, ऑब्वियसली हम लोगों के अकाउंट में हर टाइम तो 10 लाख पड़े नहीं रहते हैं, तो एफडी तोड़ी, वहाँ पे 10 लाख डलवाए, और उसके बाद जैसे ही मैंने वो एक वहाँ से स्टेटमेंट निकलवा लिया, उसके बाद मैंने तुरंत वहाँ से पैसे वापस से निकाल के ना वापस एफडी में कर दिए। अब हुआ क्या होगा कि जब भी अगर बैकग्राउंड चेकिंग हुई होगी तो उनको मेरे अकाउंट में क्या वही कुछ 1000 रुपए दिखे होंगे, अब वो 10 लाख अमाउंट तो ऑब्वियसली नहीं दिखा होगा। तो ये मेरे साथ एक ड्रॉबैक हो गया, और ये भी मेरा एक पॉइंट रिजेक्शन में आया था कि भाई इनसफिशिएंट बैलेंस है। तो इन चीजों पे वो होता है कि आप सीए वैल्यूएशन शीट बहुत जरूरी होती है, उस चीज को, हर चीज को डालना, उसमें आपकी एफडी काउंट होती है, आपकी सेविंग में अमाउंट कितना है, आपकी प्रॉपर्टी की वैल्यू कितनी है, चाहे वो आपके पेरेंट्स के नाम पे हो, आप उनको भी शोकेस कर सकते हो कि हमारे पास इतनी है और ये है। आप उसकी जो इवैल्यूएशन होगी वो सीए करके अपनी उस इवैल्यूएशन शीट जो फाइनल बनेगी उसमें मेंशन कर देगा, तो कहीं ना कहीं वो इस चीज को प्रूव करेगा। और दूसरा कोशिश करना कि भाई जो अमाउंट आप शो कर रहे हो ना अपने बैंक में, 10 लाख 12 लाख 8 लाख जो भी आप दिखा रहे हो, उसको कोशिश करना कि 15-20 दिन या 1 महीने तक पड़े रहने दो, मत निकालो। इन केस कि अगर वो चेक करने भी लगे तो आपके अकाउंट में बैलेंस दिख जाए, तो मतलब ये गलती आप मत करना। तो ये थे हमारे कुछ पॉइंट्स जो हमने आई होप कि अच्छे से आपको बता दिए, और हमने आपको इसलिए बोला है कि भाई एजेंट के पास ना जाके खुद से कराओ, कि भाई बहुत इजी है, कुछ ऐसा नहीं है कि आपको बहुत कॉम्प्लेक्स इन्होंने वो बना रखा है फॉर्म, कुछ अलग से सीखने की जरूरत नहीं है भाई। देखो सारे डॉक्यूमेंट तुम्हें तब भी अरेंज करने हैं, तब भी करने हैं, तो खुद से जाके थोड़े से फॉर्म फिल करना है, थोड़ा सा वो डिटेल भरनी है, भरो, डॉक्यूमेंट अटैच करो, कवर लेटर स्ट्रॉन्ग बनाओ, सीए की वैल्यूएशन डाल दो, जो रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट है वो डाल दो। इन द केस ऑफ स्पाउस के लिए अगर आप ये टूरिस्ट वीजा लगा रहे हो तो भाई अपना मैरिज सर्टिफिकेट वगैरह ये सारे एडिशनल डाल दो। अगर आप कहीं जॉब करते हो तो एनओसी अपने एचआर से मंगवा के वो डाल दो। तो जितनी चीजें आप एडिशनल, एनओसी की भी बहुत इंपॉर्टेंस होती है, क्योंकि आप अगर नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट जो होता है आपके एम्प्लॉयर के साइड से, उसका भी एक इम्पोर्टेंट रोल है इस चीज को लिंक करने के लिए कि आप वापस आओगे, है ना। दैट मीन्स कि आपकी यहाँ जॉब है, आपने लीव्स पे हो, लिमिटेड लीव्स में हो, तो आप यहाँ जॉब नहीं छोड़ोगे ना। तो ये भी बहुत जरूरी है कि आप अपने एमप्लॉयर से एनओसी साइन करवा के, उनका एक स्टैंप लगता है, मतलब जो भी हर कंपनी का अपना एक वो होता है ना, तो उससे आप एनओसी प्रोवाइड करवा देगा। तो और फिर अगर आप
आप अगर आप किसी स्पेसिफिक रीजन से जा रहे हो, अपार्ट फ्रॉम टूरिस्ट, या किसी से मिलने जा रहे हो या किसी फंक्शन में आ रहे हो, तो आपको वो एक इमोशनल टच डालना है, जस्ट इन केस, क्योंकि आप अगर किसी ओकेजन के लिए आ रहे हो, लेट्स से किसी की शादी के लिए आ रहे हो या किसी से मिलने आ रहे हो, किसी अपने पार्टनर से मिलने जा रहे हो, तो वो एक लिमिटेड टाइम ड्यूरेशन का जो पीरियड है जिसमें आपको अपना वीजा अप्रूव करवाना है ना, तो आप उसमें थोड़ा सा डेट्स मेंशन कर दो और क्यों जाना है या कुछ भी है, मुझे हमें इकट्ठे चीज सेलिब्रेट करनी है, तो इमोशनल टच के साथ आप उस चीज को, क्योंकि आपका इमोशनल कनेक्ट बहुत जरूरी होना चाहिए, तभी मैं स्टार्टिंग से हम स्टार्टिंग में इसलिए से कह रहे हैं कि आप खुद से ही फॉर्म फिल करो, एजेंट के थ्रू मत करो, क्योंकि एजेंट जो कंटेंट बनाते हैं वो बहुत ही स्टैंडर्ड होता है ना, बट जो आप इमोशंस अपने डालोगे वो एक अलग है, वो आप वो बंदा कभी नहीं डाल सकता, तो बेटर कि आप खुद फिल करो। इसके साथ ही एक और पॉइंट मैं कहीं ना कहीं ऐड कर देती हूँ यहाँ पे कि भाई एक आपने सुना होगा वेब फॉर्म IRCC, तो इन केस अगर आपको लगता है कि भाई मुझे थोड़ा प्रायोरिटी में चाहिए, मैं स्टूडेंट वीजा से आ रहा हूँ, मेरे कॉलेज स्टार्ट हो जाएंगे, या फिर आपको लग रहा है कि नहीं भाई इससे पहले ही किसी की शादी या फंक्शन है जिसके लिए आप बेसिकली आ रहे थे और ज्यादा डेज नहीं है कि भाई आप 30 दिन है आपकी और आपको कहीं इस पर्टिकुलर लोकेशन पे आना है उसको सेलिब्रेट करने के लिए ना, तो ये सारे पॉइंट्स आप मेंशन कर सकते हो। और साथ में जो वेब फॉर्म IRCC की बात कर रही हो ना, उसको आप अलग से जरूर भर देना, इन केस अगर आपको लग रहा है कि भाई आपको जल्दी वहां पर आना है, आप 30 या 45 डेज का वेट नहीं कर सकते, क्योंकि मुझे इसका बहुत पॉजिटिव देखने को मिला, इसलिए मैं आप लोगों को शेयर कर रही हूँ। हुआ क्या था, फर्स्ट टाइम जब मैंने अप्लाई किया ना, तो 45 डेज के अराउंड मुझे ये जानने में मिला कि भाई मेरा जो वीजा है वो रिजेक्ट हो गया, ठीक है। सेकेंड टाइम मैंने अप्लाई किया, विद इन 15 डेज मेरे पास आ गया कि भाई आपका वीजा अप्रूव्ड हो गया। उसके बाद मैंने पासपोर्ट सबमिशन के बाद दोबारा से वेब फॉर्म की रिक्वेस्ट डाली और विद इन 3-4 डेज मेरे पास वो भी वापस आ गया था कि कलेक्ट अपना कर लो पासपोर्ट। तो मुझे इसका बहुत पॉजिटिव देखने को मिला। तो आप लोग भी चाहो तो एक बार जब आपको बायोमेट्रिक हो जाएगा तो आप वेब फॉर्म IRCC में जाके अपना फॉर्म फिल करो, उसमें पूरा अपना जो रीजन है उसको एक्सप्लेन करके डालो कि भाई आप जल्दी क्यों जाना चाहते हो, बता सकते हो। वो रीजन आपकी कवर लेटर में भी मेंशन होना चाहिए, क्योंकि जैसे हम कह रहे हैं कि आपको एक इमोशनल कनेक्ट डालना पड़ता है आपके कवर लेटर में उनको कन्विंस करने के लिए, सेम आपको इस फॉर्म में भी डालना है, सो दैट कि जब ये आपकी एप्लीकेशन रिलेट करेंगे तो उनको लगेगा कि लेट्स से कि इनकी अब एनिवर्सरी है या किसी की शादी है, तो इनको कर दो जल्दी प्रोसेस। तो ऐसा है, मतलब आपको थोड़ा सा उनको कनेक्ट करवाना है खुद से और थोड़ी जेन्युइन रीजन डालने की कोशिश करना, फेक या कॉपी पेस्ट वाले प्लीज मत करना, नहीं तो पकड़े जाओगे, कुछ फायदा नहीं होगा। और ये कवर लेटर ऐसा है कि ये ऐसा नहीं है कि वो आपकी इंग्लिश चेक कर रहे हैं ना, ये आपको बेसिकली कवर लेटर इसी के लिए है कि ये जो आप बंदे जेन्युइन हो, है ना, आपको वो वेरीफाई इस कवर लेटर से हाफ कर लेते हैं। अगर आपने बहुत ही कॉपी पेस्ट करा हुआ, बहुत ही एक इंग्लिश झाड़ने के चक्कर में कहीं से स्टैंडर्ड एक फॉर्मेट ले लिया, वो मत करना। आपकी ये कोई इंग्लिश कोई जज नहीं कर रहा है ना, कोई ऐसी चीजें जज नहीं कर रहा, बहुत ही स्टैंडर्ड नहीं। आप अपने इमोशंस के साथ जो एक्चुअल फैक्ट्स हैं वो डालो, फेकपन ज्यादा मत दिखाओ, ठीक है। तो वेब फॉर्म IRCC आपको फिल कर देना है और उनका भी एक टाइम होता है कि भाई विद इन 30 डेज जो है ना आपके पास उनका रिस्पॉन्स आ जाएगा। लेकिन मैंने ये चीज़ देखी है कि विद इन 30 डेज नहीं, आपके 10-12 दिन से भी पहले ही रिस्पॉन्स आ जाता है। और मेरा दोनों बार पॉजिटिव रिस्पॉन्स आया है, जैसे उनका रिस्पॉन्स आया तुरंत मेरा कहीं ना कहीं जिस चीज़ के लिए मैंने डाला था वो चीज़ ही मेरा हो गया। तो मतलब ये एक प्लस पॉइंट है। और कभी इसमें ना दिमाग में डाउट में मत आना है। मैंने देखा है कि बहुत सारे लोग डाउट में आते हैं कि फॉर्म फिल करे नहीं करे, भाई इसमें तो मेंशन है कि जो प्रोसेसिंग टाइम है 30 डेज है, तो 30 डेज तो मुझे हुए नहीं, मैं तो 10 दिन पहले अप्लाई किया था, तो क्या मुझे फॉर्म भरना चाहिए, कुछ नेगेटिव असर तो नहीं पड़ेगा इसका? तो ऐसा कुछ नहीं है, कोई नेगेटिव इसका असर नहीं पड़ता है भाई। और कुछ ऐसा नहीं है कि इसके चक्कर में आपको रिजेक्ट हो जाएगा, कुछ नहीं है। अगर आप जेन्युइनली असली में अपना फेयर रीजंस बता रही हो ना, तो भाई आपका वो उल्टा जल्दी प्रोसेस करके देगा। एंड ये दोनों बार ही हुआ है भाई, मैंने दोनों टाइम पे अप्लाई किया और दोनों टाइम पे मेरा जल्दी आया। मतलब विद इन 15 डेज मानोगे नहीं, मेरे पास पूरा भाई अपना पासपोर्ट मेरे पास, मैंने कलेक्शन भी हो गया था, सब कुछ हो गया ना, मेरा मतलब जाने का नंबर आ गया था, कोई अपने टिकट बुक करके मुझे निकलना है। और ध्यान देना कि अगर आपको एक बार ही पहली बार रिजेक्ट हुआ है, दूसरी बार रिजेक्ट हुआ है और थर्ड टाइम में अप्लाई कर रहे हो, तो वापस अप्लाई कर रहे हो, तो मेक श्योर कि लास्ट टाइम आपका रिजेक्ट हुआ था उसको जस्टिफाई भी करो अपने कवर लेटर में कि भाई मेरे से ये डॉक्यूमेंट अटैच करने रह गए थे, ये इस गलत फहमी की वजह से, इस मिसअंडरस्टैंडिंग की वजह से मेरा ये रिजेक्ट हुआ। तो उसको जस्टिफाई करना मत भूलना, क्योंकि आपको जस्टिफाई करना पड़ेगा भाई क्यों गलत फहमी हुई या
कहाँ आप रहा जो भी था, ये भी आपको बहुत वो इंपॉर्टेंट उसमें पॉइंट है, बताना है। ये भी पॉइंट आपका कवर लेटर में ही जाएगा। तो इसके साथ ही आई रियली होप कि आपको काफ़ी सारी जानकारी, एक क्लियर पिक्चर मिल गई होगी भाई आपको क्या करना है, क्या नहीं करना है, कौन से फॉर्म फिल करना है, कौन से डॉक्यूमेंट्स आपको चाहिए, क्या क्या आपको लगाना है, सबमिट करना है, सो दैट जॉब के अप्रूवल के चांसेस है वो 100% ही होंगे अगर आप सारी चीज़ें सही से करते हो। तो आई रियली होप कि प्रवीण ने काफ़ी सारी चीज़ें क्लियर की और मैंने भी काफ़ी सारी चीज़ें अपने एक्सपीरियंस के बेस पे आप लोगों के साथ शेयर किया। तो इसके साथ ही मिलेंगे अपनी अगली वीडियो में। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ डू कंसिडर सब्सक्राइबिंग माई चैनल और वीडियो को देना एक बड़ा सा लाइक, और स्टिल आपकी कोई क्वेरी है तो आप कमेंट करके पूछ सकते हो। तो इसके साथ ही मिलेंगे अपनी अगली वीडियो में। टिल देन टेक केयर ऑफ योरसेल्फ एंड योर फैमिली। बाय।